नमस्कार। इतिहास के सभी जिज्ञासुओं का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य, स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो सभी छात्र देख रहे होंगे अधिकाधिक मात्रा में और शेयर कर रहे होंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो आप न सिर्फ अपने इतिहास के ज्ञान में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करके अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रखर बनाना, अपनी आवाज़ में दम लाना, इसके लिए ज़रूर काम में लेंगे। आज अंतिम वर्ष की कक्षा में पिछला जो टॉपिक ख्यात साहित्य पर रचा गया था, उसके अलावा ख्यात साहित्य के अलावा राजस्थानी भाषा में और भी कुछ ग्रंथों की रचना हुई है, पुस्तकों की रचना हुई है, जो कि हमारे इतिहास के ज्ञान को न सिर्फ बढ़ाता है, साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, रीति रिवाज, त्यौहार, इनके बारे में भी हमें जानकारी देता है। ये ग्रंथ न सिर्फ इतिहास को समृद्ध बनाते हैं बल्कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी समृद्ध बनाने में इन ग्रंथों का योगदान अभूतपूर्व है। आज हम ऐसे ही कुछ ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। वैसे राजस्थानी भाषा में हज़ारों ऐतिहासिक वार्ताएं और वचनिकाएं लिखी गई हैं। इन वार्ताओं में, इन वचनिकाओं में राजस्थान की संस्कृति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं तो लिखी ही गई हैं, साथ ही साथ राजस्थान की जनता की, आम लोगों की दिनचर्या, हाट, पहले जब बाज़ार स्थायी नहीं थे, हाट लगा करते थे, इसके अलावा कौन कौन से त्यौहार हैं, खाली समय में अपने मनोरंजन के लिए कौन कौन से खेल खेले जाते थे, इनका ही बड़ा विस्तृत और सजीव वर्णन मिलता है। आज कुछ ही कृतियों पर संक्षिप्त परिचय समयाभाव के कारण मैं दे सकूंगी, लेकिन ये आपका इतिहास का पक्ष सुदृढ़ करने में, साथ ही साथ आपके अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो राजस्थानी साहित्य के बारे में लिखने में ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो सबसे पहला जो राजस्थानी भाषा का ग्रंथ मैं बताना चाहूँगी, उस पुस्तक का नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। वचनिका बताई गई है ऐतिहासिक घटनाओं का जिसमें उल्लेख रहता था। इस ग्रंथ के रचयिता हैं चारण कुल के शिवदास गाढ़न। इसकी रचना विक्रम संवत 1490 के लगभग हुई थी। इसमें गागरोन के खींची शासकों के बारे में जानकारी तो मिलती है, साथ ही साथ उस समय में यानी विक्रम संवत 1490 के आसपास कैसे कपड़े जैसे जामा, झागा, गरीब लोग गूदड़ी, चौपड़ के खेल के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है। इसके अलावा विवाह कैसे तय किए जाते थे, भाटों को भेजा जाता था वर पक्ष और वधु पक्ष की तरफ से, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। उसके बाद अगली पुस्तक है हमारी दलपत विलास। ये बच्चों ग्रंथ पूरा लिख नहीं पाया लेखक किसी वजह से। पुस्तक की रचना की है बीकानेर के महाराज कुमार दलपत ने। ये अधूरी छपी हुई नहीं थी पुस्तक। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर द्वारा ये पुस्तक अब प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में एक बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हेमू, जो कि सूर शासकों की तरफ से लड़ा था, उसका वध अकबर ने खुद नहीं किया था। इसी प्रकार ऐसे छोटे मोटे ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। अपना अगला जो ग्रंथ है वो भी एक वचनिका ही है, राव रतन महेश दासोत्री वचनिका। इसके लेखक हैं चारण वंश के खिड़िया शाखा के चारण जग्गा। रचना काल है विक्रम संवत 1715 ईस्वी। जग्गा चारण जो थे वो रतलाम के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इस वचनिका की रचना की गई है धर्मत के युद्ध के बाद। अब ये थोड़ा सा राजस्थान के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी धर्मत के युद्ध में आप जानते हैं कि राजस्थान के कुछ शासकों ने भी भाग लिया था, तो उसके बारे में और युद्ध के बारे में, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। अगली पुस्तक है हमारे सामने वीरम दे सोनग्रारी वाद। ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें एक कवि की कपोल कल्पना का भी कुछ विषय है।
इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर का जो अभियान किया गया उसमें एक वीरमदेह और फिरोज़ा की जो कहानी है, प्रेम कथा, ये इसमें बताई गई है। अब ये हकीकत है या इसमें कवियों की भावनाओं का समावेश है, कवियों जो सोचते हैं उनका समावेश है, ये तो ग्रंथ को आप देखें और ऐतिहासिक दूसरे तथ्यों से हमको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान के बारे में ये ग्रंथ कुछ जानकारी हमें देता है। अगली रचना है अपनी कान्हड़ दे प्रबंध। इस ग्रंथ के रचयिता हैं पद्मनाभ। ये ग्रंथ कहा जाता है कि राजस्थानी साहित्य में अद्वितीय है। प्रोफेसर क्रांतिलाल व्यास जिन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया, उन्होंने कहा है कि शायद ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची जानकारी देता है। ये काव्य 1455 ईस्वी के आसपास लिखा गया। इसमें जालोर के शासक कान्हड़ दे और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के बीच लड़े गए संघर्ष का विस्तृत विवरण मिलता है। ये ग्रंथ जैन देवनागरी भाषा में लिखा गया है। इस युद्ध के साथ साथ राजस्थानी भाषा का विकास किस तरह हुआ, उस समय के भूगोल, सामाजिक परंपराओं और सैनिक व्यवस्थाओं की जानकारी हमें मिलती है। अब अगला जो मैं ग्रंथ ले रही हूँ वो बड़ा ही विवादास्पद है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, जो कि 1543 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण पद्मिनी को बताया गया है, जो कि बिल्कुल ही झूठा कपोल कल्पित है, लेकिन फिर भी इसमें युद्ध की तैयारियों के बारे में, अलाउद्दीन का किस तरह से छल कपट में वो माहिर था इसके बारे में, साथ ही साथ रानी पद्मिनी के त्याग के बारे में भी हमें इस ग्रंथ से कुछ जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ जोधपुर में आ जाइए आप, सूरज प्रकाश। ग्रंथ के रचयिता हैं कवि कर्णिदान, ये भी चारण वंश के थे। यहाँ जो है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, अजीत सिंह और अभय सिंह, इनके समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय की वेशभूषा, गहनों और मनोरंजन के साधन क्या क्या थे उनके बारे में भी इस ग्रंथ से जानकारी हमें मिलती है। अगली अपनी रचना है राजरूपक। ये रचना जोधपुर के नरेश अभय सिंह के आदेशानुसार लिखी गई। रचयिता थे कवि रत्नुचारण वीरभान, चारण वंश की, चारण के रत्नु वंश गोत्र के थे वीरभान। इसमें सेतराम से लेकर अभय सिंह के समय की मुख्य घटनाओं का उल्लेख है। इसके अलावा मुगल सेनाओं के विरुद्ध राठौड़ों ने जो अलग अलग युद्ध लड़े, देसूरी में, नागौर में, नाडोल में, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय की सामाजिक स्थिति पर भी कुछ प्रकाश इससे पड़ता है। अगली रचना है हमारी गुणभाष। इसके रचयिता हैं हेम कवि, जो कि जोधपुर नरेश गज सिंह के समय में थे। इससे हमें बताया गया कि गज सिंह प्रथम ने जोधपुर में अपने प्रभाव को किस तरह सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए। इसके अलावा जोधपुर के महलों की, बगीचों की, दरबार का भी अच्छा वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही साथ इन सब के अलावा उस समय की शिक्षा पद्धति के बारे में भी हमें इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। उसके बाद गुणरूपक, महाराजा गज सिंह के समय ही केशवदास गार्डन द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। यहाँ विवाह समारोह, दशहरा, वेशभूषा, गहनों आदि का विवरण मिलता है। ज़्यादातर इसमें बातें गुणभाष से ली है, लेकिन फिर भी जो कवि ने मौलिक रूप से लिखा है वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, सांस्कृतिक विकास आदि की जानकारी में बड़ा ही सहायक रहता है। उसके अलावा अब अगला ग्रंथ है अपना राजविलास। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय कवि थे, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिया गया है। फिर भी थोड़ा सा बैलेंस अगर हम रखें, संतुलन रखें, तो राज सिंह और जगत सिंह के समय का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जा सकता है। यहाँ सिर्फ हमें ये नहीं है कि राज सिंह की उपलब्धियाँ हैं, मेवाड़ की, वागड़ की भौगोलिक स्थिति, उदयपुर नगर का निर्माण किस प्रकार हुआ, राजसमंद झील का निर्माण, उस समय अकाल राहत के कौन कौन से कार्य किए जाते थे और राज्याभिषेक संस्कार किस प्रकार संपन्न किया जाता था, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं।
इसके अलावा जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें पहला नाम लेना चाहूँगी मैं चंद्रशेखर का हम्मीरहट और जोधराज का हम्मीर रासो। हम्मीर देव चौहान जो कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे विस्तारवादी कुशल सैन्य प्रशासक साम्राज्यवादी शासक से भी नहीं डरा और हिंदू धर्म के अंतर्गत शरणागत की रक्षा के लिए न सिर्फ अपने जीवन बल्कि अपने राज्य का भी बलिदान दे दिया, उसका विशद विवरण इन ग्रंथों में हमें मिलता है। इसके अलावा मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्रदान करने के लिए दलपत की खुमान रासो, खेता द्वारा रचित चित्तौड़ गज़ल और भाग्य सुंदर की उदयपुर गज़ल मुख्य है। इन रचनाओं में हमें शहर के बाज़ारों, भवनों, बगीचों और भी अलग अलग बातों की जानकारी मिलती है। जोधपुर के इतिहास की जानकारी के लिए बहादुर कवि द्वारा रचित वीरभान, आशानंद द्वारा रचित उमादेव भटियाणीरा कवित और केशव देव की गुण रूपक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उमादेव भटियाणी जो उस समय स्त्री स्वतंत्रता का एक प्रतीक थी कि जब स्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी वो पर्दे में रहें, पुरुष की आज्ञाचारिणी बनकर रहें, उसमें भी कुछ विद्रोही स्त्रियां ऐसी हुई जिन्होंने उस समय की व्यवस्था को ठुकराया और अपने लिए एक स्वतंत्र जीवन जिया। हालांकि अपने पति के प्रति वो वफादार रही, लेकिन फिर भी व्याभिचारी पति को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उनसे हमेशा पृथक रही। लेकिन हिंदू धर्म की स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए जब पति की मृत्यु हो गई तो उनकी तलवार के साथ वो सती हो गई। इसका बड़ा ही अच्छा विवरण आशानंद की पुस्तक में मिलता है। वैसे राजस्थानी भाषा में अगर आप देखें, इन ग्रंथों का शोधकर्ताओं ने काफ़ी उपयोग किया है, लेकिन फिर भी हमें इन साधनों से जो जानकारी होती है उसका हमें तभी उसे प्रामाणिक मानना चाहिए जब दूसरे ऐतिहासिक साधनों से भी इनकी पुष्टि हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो लेखक थे उनको राजस्व प्राप्त था और अपने आश्रयदाता को प्रसन्न रखने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए हो सकता है कि उन्होंने अपने आश्रयदाता की कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई हो और अपने आश्रयदाता या शासक की कमज़ोरियों को छिपाने का प्रयास किया हो। बच्चों, तो ये था राजस्थानी भाषा के कुछ और ग्रंथ जो कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण हैं। इतना कहकर ही मैं आज का ये लेक्चर और अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर, ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और इसके आधार पर जब राजस्थानी भाषा में ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उन पर जब चर्चा करनी होगी आपको परीक्षा में या कभी किसी डिबेट में भी, तो आप अच्छे से अपने विचार रख पाएंगे। धन्यवाद।